बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के फेसबुक पर लाइव होने के पहले कोविड-19 महामारी के दौरान जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने, चिकित्सा पदाधिकारियों ने और आम जनता कोविड-19 रोग के कारण जिनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान मजदूरों, कर्मचारियों पर जो दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, छंटनी, वेतन जाम, पुलिसिया दमन, इन तमाम का हम अपने संगठन की तरफ से विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। साथ ही साथ आज के विषय पर आने के पहले हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के फेसबुक से लाइव को सुनने वाले तमाम साथियों का, आगे आने वाले दिनों में जो साथी सुनेंगे उन तमाम साथियों का बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तमाम राज्य से लेकर के प्रखंड स्तर तक के पदधारकों का, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सभी संघर्ष समितियों के राज्य से लेकर के प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों का, समान परिषद के तमाम सदस्यों का, आम सदस्यों का मैं अपने तरफ से, अपने संगठन के तरफ से क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सराहना करता हूं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सोशल मीडिया के संयोजक सहित तमाम सदस्यों का और संचालन में सहयोग करने वाले SFI के साथी का। आज का जो विषय है वो विषय है स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं की सरकार के द्वारा की जा रही अनदेखी। जहाँ तक किसी मजदूर की समस्या और अनदेखी का प्रश्न है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज सत्ता का वर्ग चरित्र क्या है। जिस समय समस्या उत्पन्न हुई है, उस समय के उत्पादन संबंध क्या हैं, उस समय के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थिति क्या है, इन तमाम चीज़ों पर मजदूरों के, कर्मचारियों की समस्या और समस्या के निदान के प्रति राज सत्ता का रुख, सरकार का रुख तय होता है। कुछ उदाहरणों के साथ हम इसे स्पष्ट करना चाहेंगे कि कृषि युग की शुरुआत के बाद मजदूर दासों के रूप में, गुलामों के रूप में, उसके बाद बदले हुए उत्पादन संबंध के कारण भूदास के रूप में, और औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक मजदूरों के रूप में उनकी समस्याएं बदली, उनकी परिस्थितियां बदली, उनके मांग बदलें, उनकी परिस्थितियां बदली। औद्योगिक क्रांति के बाद भी मजदूरों के काम के घंटे और मजदूरी कोई निर्धारित नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जब परिवर्तन हुआ और जब मजदूर का राज 1917 में रूस में स्थापित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे सभी औपनिवेशिक दासता के बेड़ियों से मुक्त होकर के राष्ट्र गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंके और हर जगहों में, अधिकांश राष्ट्रों में वहाँ के लोकप्रिय सरकारों का गठन हुआ, तो सरकार के द्वारा मजदूरों के हित में कुछ कदम इसलिए उठाए जाने लगे कि वहाँ भी मजदूर आंदोलन करके, क्रांति करके मजदूर राज स्थापित नहीं कर लें। हमारे देश में 1947 में 15 अगस्त को सत्ता के हस्तांतरण, आज़ादी के बाद पंडित नेहरू के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई, उन पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य को प्रत्येक प्रखंडों में लाया गया। और इसके पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में महामारी फैलने के बाद ही स्वास्थ्य को, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सरकार के द्वारा डिस्ट्रिक्ट, जिला स्तर पर जिला परिषदों के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के माध्यम से संचालन करना शुरू किया गया था और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल खुले थे।
लेकिन प्रत्येक प्रखंडों में अस्पताल होंगे ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि उस समय प्रखंडों का सृजन नहीं हुआ था। प्रखंडों का सृजन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचवर्षीय योजना बना करके विकास को आम जन तक पहुंचाने के लिए पंचवर्षीय योजना के शुरू की गई और प्रखंडों का सृजन किया गया और प्रत्येक प्रखंडों में एक प्रखंड अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सृजन किया गया और उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सृजन के उपरांत प्रत्येक प्रखंडों में 2 से 3 स्वास्थ्य उपकेंद्र का सृजन किया गया था। आगे आने वाले दिनों में जब जन स्वास्थ्य के उपयोगिता बढ़ी, जन स्वास्थ्य की आवश्यकता सबों ने महसूस किया, तो पूरे विश्व स्तर पर अल्मा अता कन्वेंशन के बाद सन 2000 ईस्वी तक सभी को स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से IPHS के अनुरूप प्रत्येक राज्यों में स्वास्थ्य केंद्र खोलने का एक नीति निर्धारण किया गया, जिसके संबंध में जन संवाद मंच के माध्यम से 25 अप्रैल को जो लाइव हुआ था, उसमें हमने बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति के संबंध में, यहाँ के कर्मचारियों के संबंध में अपनी बात को विस्तृत रूप से रखा था। साथ ही साथ आज जब कोविड महामारी फैला हुआ है, उस समय हम आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो सामाजिक अति संवेदनशीलता सूचकांक जो होता है, जो सामाजिक भेद्यता सूचकांक होता है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और अन्य राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया जाता है और इसके सर्वेक्षण के अद्यतन के आधार पर जो स्थिति उभर करके सामने आई है, तो भारत में मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बिहार है जो कोविड-19 महामारी फैलने के लिए अति संवेदनशील राज्य की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ पूरे भारत में जो 20 जिले अति संवेदनशील जिले हैं इस सूचकांक के आधार पर, उसमें से 8 जिले बिहार के हैं, 12 ऐसे जिले पूरे भारतवर्ष में आते हैं और साथ ही साथ बिहार के सभी 38 जिलों में से 19 जिले जो हैं वे अधिक भेद्यता स्कोर के आधार पर हैं, 28 जिले भी और भेद्यता स्कोर के आधार पर हैं। यानी बिहार जो है वह प्रलय के मुहाने पर खड़ा है कोविड-19 फैलने की स्थिति में। और आए दिन आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कोविड-19 महामारी का रूप लेता चला जा रहा है। हमने पहले भी 29 अप्रैल के अपने लाइव में इस बात की मांग सरकार से की थी कि प्रत्येक जिले में जांच केंद्र स्थापित किया जाए, जांच की रफ्तार बढ़ाई जाए। लेकिन आज आधा जुलाई महीना खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक दिन में 10,000 से ज़्यादा जांच नहीं हो पा रहा है और अभी भी सबसे कम जांच बिहार में ही हो रहा है। जो नीति आयोग का कहना है उसके मुताबिक सबसे कम जांच बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे कम जांच हो रहा है। इसलिए हम पुनः आज ये बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से ये मांग करते हैं कि अविलंब जांच की गति को बढ़ाया जाए और आइसोलेशन सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। जांच की गति को तेज करने के लिए जो प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी की संख्या कम है उसकी संख्या की बढ़ोतरी करने के लिए अविलंब महामारी एक्ट के तहत संविदा पर काम करने वाले सभी प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी की सेवा नियमित करते हुए बाकी जो बचे हुए पद खाली रह जाते हैं उन पर अविलंब नियुक्तियां की जाए ताकि अविलंब जांच का कार्य आगे बढ़ सके और आइसोलेशन हॉस्पिटल चलाने के लिए जो स्टाफ की कमी होती है उस स्टाफ को अविलंब यदि संविदा कहें तो उनकी सेवा नियमित करते हुए और उनको और नई नियुक्तियां करनी चाहिए। ये एक जनोपयोगी मांग है। IPHS के अनुरूप अस्पताल सरकार के द्वारा खोला जाए, स्वास्थ्य संस्थान खोला जाए और स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। ये बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एक दशक से इसकी लड़ाई लड़ रहा है। हम केवल कर्मचारियों के हितों के संघर्ष की बात नहीं करते हैं, बल्कि हमारी नियुक्ति जनता को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए हुई है। स्वास्थ्य विभाग का गठन जनता के स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए हुआ है। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम जन जन तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा सरकारी संस्थानों के माध्यम से पहुँचे, इसके संघर्ष को हम चलाएं और इसके लिए हम संघर्ष चलाते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई
कदम नहीं बढ़ा है। हमारे संघर्ष के कारण सरकार के द्वारा वर्ष 2009-10 में 25 सदर अस्पतालों को उत्क्रमित करने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया। साथ ही साथ वर्ष 11 में बिहार की आबादी के अनुरूप 20,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों की आवश्यकता को मानते हुए प्रत्येक उपकेंद्रों पर 2 एएनएम की आवश्यकता आंकी गई और 40,000 एएनएम की आवश्यकता को देखते हुए 28,000 एएनएम, 565 पीएचएन, प्रत्येक जिला में डिस्ट्रिक्ट पीएचएन और करीब 30,000 की आबादी पर एक महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका का पद सृजित किया गया था। और 2018 में 176 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट के डिसीजन के द्वारा उत्क्रमित किया गया। लेकिन खेद के साथ सूचित करना है कि इस मांग को भी बिहार सरकार के द्वारा अनदेखी किया जा रहा है और अभी तक जो 10-11 में निर्णय लिए गए वो निर्णय आज तक लागू नहीं हो पाए। जो सदर अस्पताल 500 बेड, 300 बेड, 100 बेड के रूप में उत्क्रमित हुए थे, वहां एक भी नए बेड अभी तक नहीं लगे हैं। अभी तक एक नया बेड नहीं लगा है। कहीं कहीं सदर अस्पताल जिनका उत्क्रमण हुआ है उनके बिल्डिंग तो बन गए हैं, लेकिन स्टाफ नहीं है, तकनीकी स्टाफ नहीं है, चिकित्सक नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, पैरामेडिकल्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, लिपिक वगैरह जो प्रशासकीय और प्रबंधकीय पद हैं वो तो भर दिए गए हैं, लेकिन अन्य पद खाली पड़े हुए हैं। हम आपके बीच ऐसे मांगों की सूची, जिन मांगों को बिहार सरकार के द्वारा अनदेखी किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा अनदेखी किया जा रहा है, वैसे मांग जो हमारे अधिकार हैं, जो मंत्रिपरिषद से निर्णय है, जो सरकार की घोषणा है, जो भारत सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है, जिसके लिए अल्मा अता कन्वेंशन के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है और जो बिहार विधान मंडल के द्वारा पारित है, जो कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित है, वो सरकार की वैधानिक जिम्मेवारी है और हम कर्मी का वैधानिक अधिकार है। लेकिन हम आपके बीच जो अस्पतालों के उन्नयन के संबंध में, उत्क्रमण के संबंध में अभी हमने जो आंकड़ा रखा है, इसको देखकर आप अनुभव कर सकते हैं कि किस तरीके से सरकार न केवल आईपीएचएस के अनुरूप अस्पतालों के सृजित करने के मुद्दे से अलग भाग रही है, बल्कि सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय लिया गया है, जिस निर्णय से महालेखाकार को सूचित किया गया है, उस संबंध में भी अस्पतालों के उन्नयन के संबंध में सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। सबसे किसी भी मजदूर का, कर्मचारी का, किसी की सबसे जो मौलिक आवश्यकता होती है वह उसका मेहनताना मजदूरी, उसका वेतन, उसका मानदेय, उसका प्रोत्साहन राशि। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई याचिकाओं के निष्पादन के क्रम में यह आदेश दिया गया कि कोरोना के काल में लगे हुए कर्मचारियों का वेतन नहीं देना अपराध की श्रेणी में आएगा। उसी के क्रम में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस राष्ट्र के तमाम जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी के चीफ सेक्रेटरी को वह पत्र भेजा गया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष 2211 में और शीर्ष 2210 में आवंटन की कमी के कारण मई के महीनों में अधिकांश महिला कर्मियों का वेतन का भुगतान नहीं हुआ और जून के महीने में तो 100% यदि माना जाए तो महिला कर्मियों का वेतन का भुगतान नहीं हो पाया। लेकिन इसमें ये दखल देकर के बिहार सरकार को वित्त विभाग से उस पत्र को जिसमें आवंटन का 33% ही खर्च करने की व्यवस्था है, उस बंदेज को हटा करके मई और जून महीने के बकाया वेतन को दिलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये करने के बजाय सरकार के द्वारा, निदेशालय स्वास्थ्य के द्वारा आंखों में धूल झोंकने के लिए भारत सरकार की चिट्ठी को लगा करके और एक पत्र निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के द्वारा सभी सिविल सर्जनों को भेज दिया गया कि चिकित्सकों का उसमें चिकित्सा कर्मी शब्द लिखना भी निदेशालय ने जरूरी नहीं समझा, चिकित्सकों को वेतन का भुगतान किया जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब पैसा ही नहीं है, जब आवंटन ही नहीं है, तो किस तरीके से वेतन का भुगतान किया जा सकता है। और यही स्थिति जो संविदा पर काम करने वाले लोग हैं उनके मानदेय में, उनके प्रोत्साहन के संबंध में यही स्थिति पैदा हुई है। ये सरकार के द्वारा जो कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है,
इसकी अनदेखी की जा रही है। यही नहीं, एक ही छत के नीचे एक ही किस्म के काम करने वाले लोगों के निजी संविदा पर बहाली हो जाने के कारण और संविदा में भी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा अस्पतालों के स्वीकृत रिक्त पद पर बहाल कर संविदा कर्मी और परियोजनाओं में बहाल संविदा कर्मी, इनके मानदेय में भी अंतर है। संविदा कर्मी और अस्थायी कर्मी के वेतनमान में भी अंतर है और साथ ही साथ जो अस्पताल में भी संविदा पर काम कर रहे हैं उसमें फार्मासिस्ट और परिचारिकाओं के मानदेय का सुधार हुआ है, लेकिन बाकी संवर्ग के लोगों के मानदेय का सुधार नहीं हुआ है। यह जो है एक वैधानिक अधिकार है, एक संवैधानिक व्यवस्था है कि समान काम का समान वेतन। लगातार बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ समान काम के समान वेतन की लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। यही नहीं, स्वास्थ्य एक अस्थायी प्रवृत्ति के पद होने के कारण ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत अस्थायी प्रवृत्ति के जो विभाग है वहाँ ठेका पर बहाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सरकार के द्वारा न केवल स्वीकृत रिक्त पदों पर बल्कि विभिन्न योजनाएं जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही थे, जिसमें सरकारी कर्मचारी काम करते थे, उन योजनाओं को परियोजना अभियान समिति में तब्दील करके बिना पदों को स्वीकृत किए आरबीएसके के रूप में, आरएनटीसीपी के रूप में, स्वास्थ्य समिति के रूप में और मलेरिया उन्मूलन, कुष्ठ उन्मूलन, यक्ष्मा उन्मूलन, इन योजनाओं को उन्मूलन और अभियान के रूप में तब्दील करके ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 की धज्जी उड़ाते हुए बिहार सरकार के द्वारा संविदा पर बहाली करके 10 से 11 साल से लोगों से काम लिया जा रहा है। इन तमाम ये जो हमारी मांगे हैं, ये हमारी मांगे संवैधानिक है, वैधानिक है, हमारा संवैधानिक अधिकार है और सरकार की ये संवैधानिक जिम्मेवारी है, लेकिन सरकार के द्वारा इन तमाम मांगों को अनदेखी किया जा रहा है। लगातार पत्राचार किया गया है, शिष्टमंडल मिला गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लाखों लाख बिहार में पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों के रिक्त रहने के कारण सरकार के संवैधानिक जो जिम्मेवारी है जनता के प्रति, अस्पतालों में किस पद धारक को क्या काम करना है, ये तय है। इसके लिए तय है कि दवा बांटने का काम, दवा बनाने का काम, दवा भंडारण करने का काम फार्मासिस्ट ही करेगा, पट्टी बांधने का काम परिधापक करेगा, वार्ड में महिलाओं के सेवा शुश्रूषा दवा देने का काम परिचारिकाएं करेंगी, जो जांच का काम है वो प्रयोगशाला प्रबंधकी करेगा, एक्सरे करने का काम एक्सरे टेक्नीशियन करेगा, शल्य कक्ष में जितने काम हैं वो सारे प्रभार लीनेन छोड़ करके वो शल्य कक्ष सहायक के होंगे और ऑपरेशन में सहयोग करने के तमाम कार्य शल्य कक्ष सहायक के द्वारा किए जाएंगे। इसी तरीके से तमाम पदों के लिए जो बनाया गया है कि किस पद पर कौन क्या काम करेगा, लेकिन आज हालात यह है कि तमाम के तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। पैरामेडिकल के पद खाली पड़े हुए हैं, नर्सिंग के पद खाली पड़े हुए हैं और फार्मासिस्ट ड्रेसर के पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार बहाली नहीं करती है। इसलिए जो काम प्रशिक्षित लोगों को करना चाहिए वह काम अप्रशिक्षित लोग कर रहे हैं। इसलिए सरकार अपने वैधानिक जिम्मेवारी से मुकर रही है और आम जनता को अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा वह स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जा रहा है सरकारी संस्थानों में। प्राइवेट संस्थानों की तो बात ही कुछ अनूठी है। इसलिए इन तमाम जो हमारे संवैधानिक मांग हैं, ये तमाम संवैधानिक मांग जो हमारे अधिकार हैं, ये सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही है। साथ ही साथ अभी सरकार के द्वारा जो हड़ताली डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो आउटसोर्सिंग के तहत काम करते हैं, ये आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले लोगों का भी जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है? इसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर राज्य स्वास्थ्य समिति है, जिला स्वास्थ्य समिति है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वह होता है जो पैसा देता है ठेकेदार को और ठेकेदार उसका भुगतान करता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सरकार है, बीच में ठेकेदार आउटसोर्सर सेवा प्रदाता एक एजेंसी है जो सरकार और मजदूर के बीच में काम करती है। तो क्या सालाना नौजवान डाटा ऑपरेटर के रूप में आएंगे? सालाना नौजवान को जब जब आउटसोर्सर हटेगा तब तब हटाए जाएंगे? क्या उनके साथ लिखो और फेंको की नीति अपनाई जाएगी? आज उनको हटाया जा रहा है 7 साल काम करने के बाद, इसलिए वे हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल पर लगातार वो संघर्ष के मैदान में। आरबीएसके के फार्मासिस्ट हैं,
RBSK के एएनएम हैं, वो भी हड़ताल पर हैं, समान काम का समान मानदेय के सवाल पर, समान वेतन के सवाल पर नहीं, समान मानदेय के सवाल पर। लेकिन सरकार उस पर भी आंख मूंद करके बैठी हुई है। जो आउटसोर्सिंग के तहत एम्बुलेंस चालक हैं, उन पर पुलिसिया दमन हो रहा है। नालंदा में एम्बुलेंस चालक पर, समस्तीपुर में एम्बुलेंस चालक पर पुलिस के द्वारा गाली गलौज किया गया, डंटों से पिटाई किया गया। एक तरफ जान को खतरे में फंसा करके वे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन पर पुलिसिया दमन किया जा रहा है। इन तमाम संघर्षों का हम समर्थन करते हैं, लड़ाई का, हड़ताल का, और साथ ही साथ राज्य स्वास्थ्य समिति के जो पर्यवेक्षकीय पद हैं, जो मैनेजरियल पद हैं, और स्वास्थ्य समिति से लेकर के और प्रखंड तक के जो प्रखंड प्रबंधक हैं, जो प्रखंड लेखापाल हैं, जो BCM हैं, ये तमाम लोगों ने 21 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का नोटिस दिया है। हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तरफ से इनके तमाम मांगों का समर्थन करते हुए कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति से अनुरोध करना चाहेंगे कि दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़ें, प्रधान सचिव दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़ें, स्वास्थ्य मंत्री दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़ें और अविलंब वार्ता करके डाटा ऑपरेटर्स, RBSK, स्वास्थ्य समिति, एम्बुलेंस चालक, ये तमाम के समस्याओं का समाधान करके हड़ताल का समापन कराएं। इस समय जब महामारी फैला हुआ है, उस समय सभी का शक्ति का, सभी के योग्यता का उपयोग होना चाहिए, न कि उनको असंतुष्ट करके उनको काम से बाहर करना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। और हम आगे आते हैं कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो संवर्ग काम करता है, कोई भी कैडर नौकरी करता है, तो जो कैडर नौकरी करता है सबका सरकार के द्वारा कैडर रूल होता है। खेद के साथ सूचित करना है कि बिहार सरकार के 2014 के पहले किसी भी संवर्ग का संवर्ग सेवा नियमावली नहीं सरकार के द्वारा बनाया गया था। 2014 में संवर्ग सेवा नियमावली बनाया गया और संवर्ग सेवा नियमावली में पहली बार में सभी संवर्ग के लोगों को 3-3 प्रोन्नति देने की उसकी सेवा काल में व्यवस्था की गई। बाद में 7वां वेतन पुनरीक्षण समिति के द्वारा आगे बढ़कर के जो वेतन के लिए कमेटी बैठती है, उसने आगे बढ़कर के एक अनुशंसा कर दी कि यह प्रोन्नति जो कैडर रूल में दिया गया वह रियलिस्टिक नहीं है। जबकि फार्मासिस्टों के बनाए गए संवर्ग सेवा नियमावली में अलग अलग सभी प्रोन्नत के पद के कार्य निर्धारित किए गए थे संवर्ग सेवा नियमावली में, लेकिन 3 प्रोन्नति को काट करके 2 प्रोन्नति का पद सोपान कर दिया गया और कार्य जो पहले से 3 पद के लिए निर्धारित था उसको 2 पद के लिए दे दिया गया। ये सरकार के द्वारा किया गया। और अभी जो है क्या हालात है, जो 2 भी प्रोन्नति के पद हैं, वो 2 प्रोन्नति के पद को भी के अनुरूप पद स्वीकृत नहीं है। पद का नामकरण हो गया कि ये पद प्रोन्नति का पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, लेकिन वो प्रोन्नति के पद सोपानों के अनुसार न पद सृजित है, न पद चिन्हित है, न पद कर्णांकित है। इसके कारण बिना प्रोन्नति पाए सारे के सारे लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं और किसी को प्रोन्नति नहीं मिल रहा है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 7वां वेतन पुनरीक्षण समिति है, 7वां वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा है कि 60-40 के अनुपात में जो लोअर डिवीजन क्लर्क हैं उनको 6 साल के बाद 1900 के ग्रेड पे को 2400 के ग्रेड पे में तब्दील कर दिया जाए और उसके लिए LDC को UDC पद होना चाहिए। यानी टोटल लिपिक के जितने पद हैं उसमें LDC और UDC का अनुपात 60 और 40 होना चाहिए। लेकिन आज तक बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा UDC के पदों को चिन्हित नहीं किए जाने के कारण 7वां वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा जो बिहार के मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित है वो लागू नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ जो शल्यलेखक सहायक हैं उनका जो ग्रेड पे है वह ग्रेड पे सभी इंटर पास का 2800 के ग्रेड पे दे है, जो इंटर पास करके डिप्लोमा किए हुए हैं। OT असिस्टेंट का अभी 2400 मिल रहा है, उनके ग्रेड पे का संशोधन 7 PRC के मुताबिक 2800 नहीं हुआ। मंत्री परिषद का अनुमोदन है। 7वां वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित, यानी ये तमाम अभी तक जिन सवालों को हमने रखा है वो सरकार की वैधानिक संवैधानिक जिम्मेवारी और कर्मचारियों का वैधानिक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन बार बार पत्राचार, धरना, प्रदर्शन, शिष्टमंडल के बावजूद भी बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर के कानों पर कोई जोर नहीं रहा है। इसलिए दूसरा एक सवाल, एक जो
बिहार सरकार के साथ और बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ एक अस्थायी समझौता हुआ था लालू जी के ज़माने में, और वो समझौता बार बार कंटिन्यू करता रहा। वह समझौता था कि केंद्र के अनुसार राज्य सरकार के कर्मियों को भी केंद्र के अनुरूप वेतन भत्ता सेवा शर्त लागू किया जाएगा। ये लागू करने के क्रम में बिहार के सरकारी कर्मचारियों का कालबद्ध प्रोन्नति एक बार समाप्त हो गया। ये लागू करने के क्रम में 4000 से 6000 के लिपिक एलडीसी यूडीसी का मर्जर ओपन हो जाने के कारण 3050 से 4590 के वेतन में आ गए। इस एलडीसी ये केंद्रीय वेतनमान लागू होने के कारण जो पद केंद्र में नहीं थे उन पदों को केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरूप कर दिया गया। जैसे चिकित्सा सहायक का 4500 से 7000 का वेतनमान 4000 से 6000 में आ गया था, जो अभी सुधार हुआ है, जो सेवानिवृत्ति के बाद उनके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो उनका सुधार हो रहा है, वो भी सुधार की प्रक्रिया वो गति नहीं पकड़ रही है जो गति उनको लागू होनी चाहिए। इसी तरीके से जो विभाग टूट गए और विभाग के टूट जाने के बाद सरकार के द्वारा उनका समायोजन दूसरे विभाग में कर दिया गया। जैसे बिहार में पहले वयस्क शिक्षा परियोजना चलती थी, ये वयस्क शिक्षा परियोजना का समायोजन अन्य विभागों में कर दिया गया, लेकिन उसके जो वयस्क शिक्षा परियोजना में उन लोगों ने कार्य किया है उसके कार्य अवधि की गणना प्रोन्नति में और उनको पुराना पेंशन देने में ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी ये विभाग में स्वास्थ्य विभाग में चक्कर काट रहा है। और जब समझौता है कि केंद्र का वेतनमान और केंद्रीय सेवा शर्त हो, तो फार्मासिस्ट का भारतवर्ष के मतलब केंद्र सरकार के अस्पतालों में सीजीएचएस में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यहाँ आपातकालीन नहीं चलता है, केवल सुबह और शाम का बाह्य कक्ष चलता है। बिहार में इमरजेंसी चलने के कारण फार्मासिस्टों को नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी भी करनी पड़ती है, और स्टोर का भी काम यहाँ देखना है, वहाँ भी स्टोर का भी काम दवा का देखना है। तो वहाँ 2800 का जो ग्रेड पे है 2 साल के बाद 4200 के ग्रेड पे मिलने लगता है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा 2800 का ग्रेड पे 4200 नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, मानते हैं कि इसको कैबिनेट अप्रूव नहीं किया है, लेकिन किसी भी जनतांत्रिक सरकार के द्वारा किया गया समझौता सरकार का इकबालिया बयान होता है, और किसी भी सरकार का यदि इकबाल खत्म हो जाए तो उसको सरकार नहीं कहा जा सकता है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो 2 बच्चे जिसके इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं उनको शैक्षणिक भत्ता दिया जाता है, और केंद्र में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मियों को खतरा भत्ता का भुगतान किया जाता है। ये तमाम भत्तों का भुगतान बिहार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं किया जा रहा है। आपके बीच एक हम अपने वैधानिक मांगों की एक लंबी फहरिस्त आपके बीच हमने रखा, जिसको स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार मुकर रहा है, इसको लागू नहीं कर रहा है, जबकि संविधान विधान उसको लागू करने के लिए बाध्य कर रहा है। साथ ही साथ जहां तक सरकार के एक बालिया बयान का आधार है, तो आशा कर्मियों के हड़ताल के दौरान, कुरियर के हड़ताल के दौरान, ममता के हड़ताल के दौरान, राज्य सरकार के द्वारा आशा के हड़ताल के दौरान जो घोषणा की गई कि 1000 रुपया उसको हम मानदेय देंगे जनवरी 19 से, उसको उलाट करके सरकार ने पारितोषिक शब्द लगा दिया 2019 अप्रैल से, और अभी जब गया है उसको मैपिंग टैगिंग करने के लिए सिविल सर्जनों को आदेश गया है, सिविल सर्जनों ने प्रभारी को दिया है, और कहीं भी मैपिंग टैगिंग करने का काम भी नहीं चल रहा है। महीनों बीत गया, ये 1 से 2 दिन में सभी का मैपिंग टैगिंग करके राशि की मांग की जा करके सरकार स्वास्थ्य विभाग के पास करीब 75 करोड़ जहां तक हमको अपुष्ट सूचना है राशि पड़ी हुई है। ये राशि जिलों में जाकर के आशा कर्मियों का भुगतान हो सकता था, वो भुगतान नहीं हो पा रहा है। कुरियर के हड़ताल के संबंध में माननीय मंत्री के द्वारा और तत्कालीन कार्यपालक निदेशक के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि उनको 365 दिन काम उपलब्ध कराया जाएगा और उनके मिलने वाले प्रोत्साहन राशि में सुधार किया जाएगा, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं की जा रही है। शिष्टमंडलीय वार्ता के दौरान माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ममता कार्यकर्ताओं को साल में 2 पोशाक के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट उपलब्ध कराने और ममता सेट बनवाने का आश्वासन दिया गया था। इस दिशा में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम आज इस लाइव के माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं बिहार सरकार से कि यदि स्वास्थ्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया और जो कर्मचारियों की वैधानिक मांगें हैं ये उपलब्ध नहीं कराई गई, तो अभी जो कोविड-19 महामारी आया है और भविष्य में ऐसी महामारी आने पर
यहाँ की जनता की रक्षा करना संभव नहीं होगा। अभी स्टाफ कम होने का खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि अभी पटना के जितने भी शहरी अस्पताल हैं, हर जगह जांच केंद्र स्थापित करने की बात आई हुई है। पहले एक शिफ्ट में पटना जिला में 5-5 प्रयोगशाला प्रवैधिकी काम करते थे, अभी 5 से घटकर 2-3 और अब सिंगल लेके केंद्र पर जाएंगे और उसी में उन लोगों को 12 बजे रात में, 10 बजे रात में, जब भी पटना राज्य की राजधानी है, सारे प्रधान सचिव, सारे आला पदाधिकारी, सारे वीआईपी, सारे विधायक, नेता, मंत्री, सारे के सारे वहीं पर रहते हैं, यहीं पर पटना में रहते हैं। और थोड़ा सा भी सर्दी, छींक, बुखार आया कि तुरंत जांच के लिए 12 बजे रात में उन लोगों को भेज दिया जाता है कि वे जाएं। इसलिए जो प्रयोगशाला प्रवैधिकों के समक्ष अभी जो समस्या खड़ी हुई है, इसलिए यदि पटना में के तेजी से केस फैल रहा है तो अनदर डिस्ट्रिक्ट से प्रयोगशाला प्रवैधिकों को यहाँ बुला करके प्रतिनियुक्ति करके और प्रत्येक उपकेंद्रों पर, ये केंद्रों पर जहाँ जांच होने वाला है वहाँ कम से कम 2 से 3 और किसी के निवास स्थान पर जाके कलेक्शन करने के लिए एक चलंत टीम का गठन करना चाहिए, जो केवल जा करके निवास स्थानों से सैंपल लाने का काम करें, न कि जो केंद्रों में सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं वे जा करके लाएं और वो 10 घंटा काम करके घर जाएं और फिर उसको टेलीफोन करके बुला करके भेज दिया जाए। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोविड-19 फैला हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को छुट्टी नहीं मिला। लगातार काम करते उनकी मानसिक शारीरिक हालत रुग्ण हो गई है और साथ ही उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है और बहुत संख्या में वो कोविड-19 के शिकार हो गए हैं। सुरक्षात्मक किट का सवाल है, सैनिटाइजर का सवाल है, साबुन का सवाल है, मास्क का सवाल है, इसके भी आपूर्ति नहीं हो पाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है। छोटे छोटे कार्यालयों में कई लिपिक बैठ करके काम करते हैं, जो उनके लिए की गई घोषणा है कि हम उनको प्रोत्साहन राशि देंगे, वेतन ही नहीं मिल रहा है तो प्रोत्साहन राशि कहाँ से मिलेगा। और जो नाश्ता भोजन की राशि थी उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। यानी नटशेल में हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तरफ से ये कहना चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मियों के समस्याओं को लगातार बिहार सरकार के द्वारा जो अनदेखी की जा रही है, इसके कारण स्वास्थ्य की स्थिति परिस्थिति भी बिहार में खराब है। नीति आयोग के मुताबिक बिहार नीचे से दूसरा है और कोविड-19 महामारी फैलने के अति संवेदनशीलता सूचकांक के आधार पर भी मध्य प्रदेश के बाद ये दूसरे नंबर पर है। इसलिए यदि बिहार के लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, स्वस्थ बिहार, बढ़ता बिहार की कल्पना को साकार करना है, तो स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल करना होगा, राइट टू हेल्थ देना होगा। IPHS के अनुरूप स्वास्थ्य संस्थानों का उपकेंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेज तक सृजन करना होगा, वहाँ स्थायी नियुक्ति करनी होगी। संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों की सेवा अविलंब कलम के एक नोक झटके से नियमित करना होगा। समय पर वेतन, मानदेय, प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना होगा और जो स्कीम वर्कर्स और आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मी हैं, इनके प्रति एक स्पष्ट नीति बनाते हुए सभी की सेवा को नियमित करना होगा। अन्यथा किसी भी दिन ये बिहार जो स्वास्थ्य की अनदेखी के कारण, स्वास्थ्य कर्मियों के समस्याओं के अनदेखी के कारण जो प्रलय के मुहाने पर बिहार खड़ा है, जहां रोग बीमारी फैलने की अपार संभावना है। सबसे ज़्यादा बीमारी जलजनित होता है। इस जीवन का उद्भव जल में यूनिसेलुलर प्राणी अमीबा के रूप में हुआ था और जल में जीवन पैदा हुआ और जल, पृथ्वी का सबसे ज़्यादा हिस्सा जल है, शरीर में सबसे ज़्यादा जल का हिस्सा है। इसलिए जो जल, बिहार का जो जल है, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक जो गंगा का जल है, फरक्का बांध दिए जाने के कारण जो गंगा में गाद हो गया है, उस गंगा में गाद हो जाने के कारण जल की विरलता जो ख़त्म हो गई है और गंगा में जमुना का जो पानी आकर मिलता है, काली गंगा का पानी आकर जो मिलता है, विभिन्न नदियों का पानी जो मिलता है जिसमें कारखाने के अवशिष्ट
गिरते हैं, जलमल गिरता है, उससे गंगा का पानी गंदा हो जाने के कारण गंगा के किनारे दोनों तरफ 25-25 किलोमीटर का जो पानी है, ज़मीन के अंदर का पानी, वह आर्सेनिक युक्त हो गया है। वहाँ के फसल, सब्जी, अनाज में भी आर्सेनिक आ गया है, जिसके कारण एक विशेष बीमारी वहाँ पर फैल रहा है। साथ ही साथ जो मुजफ्फरपुर का इलाका है, उस मुजफ्फरपुर के इलाके में आए दिन चमकी बुखार, गया के इलाके में, मगध के इलाके में आए दिन जापानी इंसेफेलाइटिस, काला जार, ये लगातार प्रत्येक साल फैलता है और प्रत्येक साल सैकड़ों हजारों बच्चे काल कवलित होकर के मौत के मुंह में समा जाते हैं। इन स्थिति को देखते हुए हमें स्वास्थ्य की सुविधा को सुदृढ़ करना होगा। हमें स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके समस्याओं को समाधान करना होगा, अन्यथा बिहार में किसी भी दिन स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन एक महाविस्फोटक रूप ले लेगा। और हो सकता है कि अभी जिस प्रकार से उनके जनवादी अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान बिना वेतन का दिए हुए लगातार उन लोगों से काम करा करके छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, एक आदमी से 3-3 आदमी का काम कराया जा रहा है, उनको सुरक्षात्मक किट नहीं दिया जा रहा है, किसी दिन भी एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। आप तमाम साथियों का, जिन लोगों ने इस लाइव को सुना, और वैसे जनवादी ताकतों का जो हमारे लड़ाई में सहयोग करते हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा रखते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते के पहले आप तमाम साथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, चिकित्सा संघ जिंदाबाद।